जो स्थिति है, भाजपा काफ़ी सीटें लड़ रही है और काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। अगर विदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीटें निकलवाने का अगर क्रेडिट मतलब बीड़ा उठा लिया है, तो संघ का स्ट्राइक रेट मतलब हम लोगों से छिपा नहीं हुआ। आमतौर पे काफ़ी अच्छा ही रहता है, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता जब संघ फेटा बाँध के उतर जाता है मैदान में। तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि एक चर्चा अभी अजीत जी भी बताएँगे उस पर, क्योंकि मुंबई में एक चर्चा बहुत चल रही थी कि आज की तारीख में दिल्ली में जो नीति नियंता है भारतीय जनता पार्टी के, वो फडणवीस से ज्यादा शिंदे की सुन रहे हैं। शिंदे उनके ज्यादा अजीज हो गए, ज्यादा प्रिय हो गए। राकेश जी। देखिए, ये तो उसी तरह से भविष्यवाणी होगी जैसे तमाम पत्रकार, तमाम विश्लेषक जो है हरियाणा चुनाव को लेकर कोई 55 दे रहा था, कोई 52, कोई 60 सीट दे रहा था कांग्रेस को। तो बड़ा हम्म। बड़ा ये भविष्यवाणी हो जाएगी। हाँ, हम्म। जो जानकारी है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम्म। जानकारी के हिसाब से 2014 से ही देवेंद्र फडणवीस को माइनस करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। हम्म। और माइनस करने की कोशिशें इस हद तक चल रही हैं कि देवेंद्र इस बार भी ना बन पाए। सीटें भले ही भाजपा की है लेकिन ना बन पाए। तो ये कोशिशें अभी भी चल रही हैं। अब उसमें सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी आपने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं आपके चैनल में ही चर्चा किया था कि विदर्भ की 62 सीटों में 50 सीटों का लक्ष्य लेके संघ चल रहा है। 44 सीट भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में जीत चुकी है, इसलिए ये संभावनाएं संघ के पास है कि हम 44 को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन 44 से नीचे जाने के रास्ते तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पे जीत मिल जाती है वहां उसके लिए फिर से जीतना कठिन नहीं होता। दूसरे दलों की अपेक्षा भाजपा का एक ये पैटर्न है। तो यदि 62 में से हम मान के चले 45 भी यदि भाजपा जीतती है, तो आप ये मान लें कि जो 120 से 125 का टारगेट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो यदि हम उतना ना भी माने तो भी 110 से 115 या 110 ही हम मान लें तो 110 भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये आपने किया है कि 110 सीट लाने वाली भाजपा मुख्यमंत्री बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अब मान लीजिए ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ही भाजपा शुरू और देवेंद्र फडणवीस पे ही भाजपा खत्म, क्योंकि मतदाता और कार्यकर्ता दोनों देवेंद्र को पसंद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की अपनी वहां पे पकड़ है, अपनी पैठ है, और भारतीय जनता पार्टी यदि जीतेगी उसमें देवेंद्र फडणवीस के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि यदि मान लीजिए हमको देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, तो हम कौन सा उपक्रम कर सकते हैं? तो हम उपक्रम ये कर सकते हैं कि हम वहां पे संघ के किसी वरिष्ठ अधिकारी को ये कन्विंस करेंगे कि साहब ऐसा है कि वहां मराठा चेहरा ही अभी उपयुक्त होगा, इसलिए हमें मराठा को ही बना के रखना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार आप देवेंद्र जी से बात करिए कि अभी 2 ढाई साल के लिए हमें मराठा बनाने दिया जाए, फिर तो देवेंद्र जी को ही बनाया जा सकता है। और आपको पता है कि भारतीय राजनीति में जो पहला शपथ ग्रहण होता है वो 5 साल के लिए होता है, और इसका हम कई राज्यों में उदाहरण देख चुके हैं। तो यदि क्योंकि देवेंद्र जी संघ के अनुशासित व्यक्ति हैं, अनुशासित सेवक हैं, और संघ का यदि कोई बड़ा अधिकारी देवेंद्र जी को ये बोल देगा तो देवेंद्र जी 115 विधायक होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो मुख्यमंत्री बनाने का जहां तक विषय है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जी की फिर से उसी तरह लॉटरी लग सकती है जैसे पहले लगी थी, क्योंकि एकनाथ जी जब तोड़ के आए थे तो मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे, वो डिप्टी सीएम बनने आए थे। लेकिन खेल कुछ यूं जमाया गया कि देवेंद्र जी को माइनस करने के लिए अनाउंस किया गया कि आप सीएम बनेंगे, और फिर देवेंद्र जी को और कमतर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, और जेपी नड्डा जी की तरफ एक वीडियो जारी हुआ कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री होंगे, हमने उनसे आग्रह किया है, और देवेंद्र जी को उप मुख्यमंत्री बना के कमतर कर दिया गया। तो राजनीति में कितना खेल होना बाकी है ये आकलन करना थोड़ा पहले से कठिन होता है, लेकिन खेल होगा। भले ही 160 से 170 सीटें महायुति की आ जाएं, लेकिन आप मान के चलिए खेल होना बाकी है।